हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल और देवराज चौहान सीरीज में सबसे बड़ा हत्यारा। देवराज चौहान अपने खतरनाक खूनी अंदाज में सबसे बड़ा हत्यारा अनिल मोहन। अंडरवर्ल्ड के किंग जय किशन लोटिया के अपहरण की योजना देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी के कहने अथवा मजबूरी में बना तो ली, परंतु जब इस अपहरण के पीछे छिपा उद्देश्य देवराज को मालूम पड़ा तो सबसे बड़ा हत्यारा। मेरा नाम मेवाराम चंदानी है। मुझे जगमोहन ने तुम्हारे पास भेजा है। देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला तो सामने 50 वर्षीय व्यक्ति को खड़ा पाया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, आने वाले ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। जगमोहन उसका खास आदमी था। उसने मेवाराम चंदानी के पीछे निगाह मारी। दूर तक झुलसाने वाली धूप फैली हुई थी। सूर्य सिर पर चढ़ा आग का दरिया बना बैठा था। देवराज चौहान फार्म की कॉटेज पर मौजूद था। जगमोहन ने ही उसके यहाँ रहने का बंदोबस्त किया था। उसके मामा का लड़का सुरेन पाल फार्म का मैनेजर था और फार्म का मालिक तो शहर में रहता था। महीने में एक आध बार आकर फार्म पर निगाह मारकर वापस चला जाता था। किससे मिलना है आपको? देवराज चौहान ने निगाहें पुनः उसके चेहरे पर टिका दी। आने वाले की हालत बता रही थी कि वह दौलत के समुद्र में बैठा। हाथों की उंगलियों में हीरो की अंगूठियां मौजूद थी। बदन पर कीमती कपड़े। कुछ ही दूर उसे विदेशी कार खड़ी नजर आ रही थी, जिसके पास वर्दी पहने ड्राइवर खड़ा था। देवराज चौहान से खुद को मेवाराम चंदानी कहने वाले ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर बहता पसीना पोंछा। जगमोहन ने मुझे तुम्हारा हुलिया बताया था। देवराज चौहान तुम ही हो ना? उसके सर में विश्वास का पुट था। देवराज चौहान दरवाजे से हट गया। मेवाराम चंदानी सिर हिलाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। कॉटेज के बड़े कमरे में एक तरफ सोफे की कुर्सियां रखकर ड्राइंग रूम की शेप दी हुई थी। बीच में डाइनिंग टेबल और कोने में डबल बेड मौजूद था। आगे बढ़कर देवराज चौहान सोफे की कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। धीमे धीमे चलता मेवाराम चंदानी करीब आकर ठिठका। बाहर बहुत गर्मी है। मेवाराम चंदानी शांत स्वर में बोला। ठंडा पानी मिलेगा? सामने फ्रिज है। देवराज चौहान की आंखों में एकाएक मेवाराम चंदानी के लिए पहचान के भाव आ गए। मेवाराम चंदानी सिर हिलाकर आगे बढ़ा। फ्रिज में से ठंडी बोतल निकालकर बोतल से ही पानी पीता हुआ पास आया और उसके सामने बैठ गया। शहर में मेरे कई बिजनेस चल रहे हैं। मेरे नाम के आगे करोड़पति शब्द पिछले 10 सालों से लगता आ रहा है। मेरे पास कितनी दौलत है मुझे हिसाब नहीं। मैं मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं चंदानी साहब। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। आप सिर्फ अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। चेहरा बेशक पहली बार देखा है, परंतु नाम से जानता हूँ। आपकी बीवी को दुनिया से गए करीब 15 बरस हो चुके हैं। तब आपके पास दौलत नहीं थी और आपकी पत्नी इसलिए मरी कि उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसके आपके पास पैसे नहीं थे। अपनी पत्नी की मौत के कुछ सालों के पश्चात आप दौलतमंद बनते चले गए। कैसे, ये मैं कहना मुनासिब नहीं समझता। और इस वक्त आपकी करोड़ों की जायदाद की मालकिन आपकी इकलौती लड़की सीमा चंदानी है। मेवाराम चंदानी देवराज चौहान को देखता रह गया। छोटा सा एक काम करवाना है तुमसे। बोलो। जय किशन लोटिया का नाम सुना है? मेवाराम चंदानी के प्रश्न पर देवराज चौहान के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। जय किशन लोटिया अंडरवर्ल्ड का थंब था। देवराज चौहान जैसा इंसान उसे ना जाने ये कैसे हो सकता था? कोई बड़ी बात नहीं। जय किशन लोटिया नाम से उसे जानता हूँ। चंदानी साहब, बेहतर होगा कि आप काम की बात पर आ जाएं। देवराज चौहान के सर में तीखापन उभर आया था। बेकार के प्रश्नों को मुझसे दूर ही रखें। जय किशन लोटिया को उठवाना है। क्या? मैंने कहा है जय किशन लोटिया का अपहरण करना है। मेवाराम चंदानी के शब्द बम विस्फोट से कम नहीं थे। देवराज चौहान हक्का बक्का सा बैठा मुंह फाड़े चंदानी को देखता रह गया। अगला दृश्य। पागल हो गए? कई पलों के पश्चात देवराज चौहान ने खुद को संभाला। पहलू बदलकर कश लेते हुए उसने गहरी सांस ली। क्यों? इसमें पागलपन की क्या बात है? मेवाराम चंदानी का स्वर शांत था। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। जय किशन लोटिया की हस्ती भूल रहे हो तुम? देवराज चौहान ने शुष्क लहजे में कहा। शहर में उसके इशारे पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो भेड़िए से भी ज़्यादा खतरनाक और लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक है। अंडरवर्ल्ड का बड़े से बड़ा बदमाश भी जय किशन लोटिया से कतराता है, जबकि लोटिया अपने आप ही में ही ताकत का पहाड़ है। कोई पागल ही आज के वक्त में लोटिया से टकराने की सोचेगा और तुम तो उसका अपहरण करने को कह रहे हो।
लगता है तुम खुद शायद जय किशन लोटिया से सही तरह से परिचित नहीं हो। होते तो उसके अपहरण के लिए मेरे पास ना आते। मेवाराम चंदानी की आंखों में सख्ती के भाव उभर आए। तुम जैसा इंसान भी जय किशन लोटिया के बारे में उतना नहीं जानता जितना कि मैं जानता हूँ। इस बात को तुम सिर्फ मुझ तक ही रहने दो कि वह क्या है। तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि मैं जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में बात कर रहा हूँ। ये काम मेरे बस में नहीं है। देवराज चौहान ने दो टूक जवाब दिया और कश लेकर सिगरेट सामने पड़ी टेबल पर रखी, एस्ट्रे में डाल दी। तुम गलत इंसान के पास आ गए हो। मैं सही इंसान के पास आया हूँ। मेवाराम चंदानी बिना विचलित हुए बोला। तुम जैसा इंसान ही जय किशन लोटिया जैसे खतरनाक इंसान के अपहरण में कामयाब हो सकता है। मैं यूं ही तुम्हारे पास नहीं आ गया। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। तुम हद से ज़्यादा हौसलेमंद इंसान हो। बड़े बड़े कारनामे तुमने अंजाम दिए हैं। बैंक डकैतियाँ तुमने डाली, अपहरण, कत्ल, हर गैरकानूनी काम तुमने सफलतापूर्वक किया है। कभी पकड़े नहीं गए। अगर मैंने तुम्हारे बारे में मालूम न किया होता तो शायद ये सोचकर विश्वास नहीं करता कि इतनी कम उम्र में तुम इतने बड़े काम कैसे कर सकते हो। मैंने जो किया है सो किया है। देवराज चांद ने मेवाराम चंदानी की आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में कहा। मेरे बारे में ज़्यादा जानने की चेष्टा ना करो, अपने से मतलब रखो। तुम जो काम मेरे पास लेकर आओ उसे मैं नहीं कर सकता। हमारी बात हो गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बिना मतलब किसी को पास बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेवाराम चंदानी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। अभी तुमने पूरी बात सुनी कहाँ है? देवराज चौहान की सख्त निगाहें उसके मुस्कुराहट भरे चेहरे पर जा टिकी। इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी दौलत मिलेगी। बोलो, क्या चाहते हो? तुमने सुना नहीं? मैं जय किशन लोटिया का अपहरण करने की हिम्मत नहीं रखता। दौलत सब कुछ कराने की हिम्मत रखती है। मेवाराम चंदानी में विश्वास भरे स्वर में कहा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। देवराज चौहान बचकानी हंसी हंस पड़ा। 20 लाख। देवराज चौहान ने लापरवाही भरे अंदाज में सिगरेट सुलगा ली। 30। चंदानी साहब, नहीं का मतलब होता है नहीं। 50 लाख। देवराज चौहान चौंका। अगले ही पल सामान्य मुद्रा में आ गया। लगता है जय किशन लोटिया से कोई तगड़ा ही रगड़ा है। 50 लाख कम नहीं होते देवराज चौहान। बोलो, तैयार हो? मैं अपनी ही मौत के सौदे में दिलचस्पी नहीं रखता। जय किशन लोटिया को मैं सबसे बड़ा हत्यारा मानता हूँ। वह ढेरों हत्याएं कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरी हत्या भी उसके हाथ हो। वैसे तुम खुद भी दमदार हो, कोशिश करो। शायद इसके अपहरण में कामयाब हो जाओ। तुम्हारा 50 लाख भी बच जाएगा। मैं खुद को इस काबिल नहीं मानता। जय किशन लोटिया से तुम जैसा इंसान ही निपट सकता है। मेवाराम चंदानी ने भिजे ओठों से कहा। अगर तुम कहो तो मैं रकम और भी बढ़ा सकता हूँ। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। चंदानी साहब, मुझे वास्तव में दुख है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। अगर जय किशन लोटिया की हत्या करने का सवाल होता तो मैं इतनी बड़ी ऑफर के बारे में अवश्य सोचता। परंतु लोटिया के अपहरण जैसे काम के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अभी मैं मरना नहीं चाहता। सॉरी। अब जा सकते हैं। मेवाराम चंदानी का क्रोधित चेहरा विवशता भरे अंदाज में लटक गया। उसने देवराज चौहान को इस काम के लिए तैयार करने की अथाह चेष्टा की, परंतु देवराज चौहान अपना हाथ जय किशन लोटिया की तरफ बढ़ाकर आत्महत्या नहीं करना चाहता था। आखिर थक हार कर मेवाराम चंदानी वहाँ से चला गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और मस्तिष्क से मेवाराम चंदानी और जय किशन लोटिया को बाहर निकालकर अपने काम में व्यस्त हो गया। ये तो शुरुआत थी। उसे क्या मालूम था कि मेवाराम चंदानी बुरे ग्रह के रूप में उसके घर में कदम रख चुका है और जन्म पत्री ग्रहों के बीच सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ चुका है। अगला दृश्य। 2-3 घंटे ही बीते थे कि जगमोहन आ पहुंचा। आते ही उसने पूछा, मेवाराम चंदानी आया था? हाँ, आया था। उसे मैंने ही भेजा था। ये जानकर बड़ी खुशी हुई। देवराज व्यंग भरे स्वर में बोला। क्या बात हुई? कह रहा था रिवॉल्वर अपनी खोपड़ी पर रखकर गोली चला लूँ। क्या मतलब? जगमोहन के माथे पर बल उभर आए। देवराज चंद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे जय किशन लोटिया के अपहरण के बारे में कह रहा था। जय किशन लोटिया? अवाक से जगमोहन के होंठों से निकला। उसका अपहरण? हाँ। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से उसे देखा। आगे से कम भेजने वाले से ये तो पूछ लिया करो कि मुझसे क्या काम है। मैंने पूछा था, परंतु मेवाराम चंदानी ने कहा कि वो सीधा तुमसे ही बात करेगा। चंदानी मेरी पुरानी जान पहचान का था, भरोसेमंद था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि वो तुमसे जय किशन लोटिया का अपहरण करवाना चाहता था। मैंने सोचा मोटी आसामी है, तुमसे जो भी काम करवाएगा अच्छी कीमत दे देगा। कीमत? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। कीमत तो वो बहुत ही तगड़ी दे रहा था। कितनी? 50 लाख। 50 लाख? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे ना तैयार होने पर वो इससे भी ज़्यादा देने को कहने लगा था। कई पलों तक जगमोहन के होश ही वापस न लौटे। हे भगवान! आधे करोड़ से भी ज़्यादा दे रहा था मेवाराम चंदानी। हाँ, मुझे लगता है जय किशन लोटिया से कोई तगड़ा ही रगड़ा है, वरना इस काम के लिए इतनी रकम के लिए कहना बेवकूफ़ी तो है।
मेवाराम चंदानी को किसी भी हाल में बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। वो बहुत ही काइयाँ इंसान है। अगर 50 लाख दे रहा था तो समझो 50 कम ही दे रहा है। वो अपनी तरफ से जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, एक बात और सोचने की है। क्या? अगर मेवाराम चंदानी जयकिशन लोटिया की हत्या के लिए कहता तो मैं समझता। इन दोनों की किसी वजह से दुश्मनी पैदा हो चुकी है, परंतु चंदानी लोटिया के अपहरण के लिए कह रहा है। असल मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा। 50 बातें हो सकती हैं, जब तुम इस काम के लिए इनकार कर चुके तो बेकार की बातें सोचने का क्या फ़ायदा। जगमोहन ने लंबी सांस ली। मैं तो उस 50 लाख की सोच रहा हूँ जो मेवाराम चंदानी की जेब से निकलकर इस तरफ आते आते रुक गए। खैर छोड़ो। उसके बाद जगमोहन अन्य बातों में व्यस्त हो गया। जब गया तो शाम ढलनी आरंभ हो गई थी। देवराज चौन किचन में प्रवेश कर गया और रात के लिए खाना तैयार करने लगा। वह मेवाराम चंदानी और जयकिशन लोटिया को भूल चुका था, लेकिन वह दोनों तो बुरे ग्रह बनकर उससे चिपक चुके थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौन खाना खाने के बाद कॉटेज के बाहर कुर्सी डाले बैठा कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। कॉटेज की बाहरी दीवार पर लगा बल्ब अपनी रोशनी फैला रहा था। जहाँ तहाँ फार्म पर बल्ब से रोशनी थी, अलबत्ता दूर दूर तक गहरा अंधेरा ही छाया हुआ था। तभी उसकी निगाह दूर हिलती रोशनियों पर पड़ी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। मन ही मन वह सतर्क हो गया। चंद ही पलों में उसे इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया कि आने वाली कार है और उसका रुख कॉटेज की तरफ है। कॉटेज की तरफ आने वाली चौड़ी कच्ची पगडंडी पर ही वह कार थी। कार पर कौन आ सकता है इस बेवक्त उसके पास? क्या मेवाराम चंदानी फिर आया है? ज़्यादा वक्त नहीं ज़्यादा वक्त नहीं था। वह जल्दी से कॉटेज में गया और जब वापस आया तो कपड़ों में रिवॉल्वर छिपा रखा था। कोई दुश्मन भी उसकी टो में हो सकता था। उसकी निगाहें कार के हेडलाइट पर ही टिकी थीं। 2 मिनट के पश्चात ही कुछ गज दूर आकर कार रुकी। बल्ब की रोशनी कार पर पड़ रही थी। उसके देखते ही देखते 6 खतरनाक से दिखाई देने वाले व्यक्ति कार से निकले। उसकी पैनी निगाहों ने फौरन पहचान लिया कि आने वालों की जेबों में हथियार मौजूद हैं। देवराज चांद के जिस्म की मांसपेशियों में तनाव भर आया। आंखें सिकुड़कर छोटी हो गईं। वो 6 के 6 खतरनाक चेहरे उसके पास पहुंचे और पलक झपकते ही सबने जेबों से रिवॉल्वरें निकालकर उस पर तान दी। उसकी खोपड़ी और रिवॉल्वरों के बीच महज 5-6 फीट का फासला था। देवराज चौहान को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। एक आगे आया और हाथ में पकड़े रिवॉल्वर से उसकी खोपड़ी ठकठका कर बोला, सुना है तुम जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहे हो? अगला दृश्य। ये शब्द इस ढंग से कहे गए थे कि देवराज चौहान के होठों से कोई बोल न फूटा। खोपड़ी से सटी रिवॉल्वर की नाल का एहसास उसे अवश्य हो रहा था। साथ ही हक्का बक्का सा वह खुद से प्रश्न कर रहा था कि क्या वह जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा है। खड़े हो जाओ। खुद को संभालता हुआ देवराज चौहान फौरन खड़ा हो गया। 6 के 6 चेहरों को देखा। हर चेहरा बहुत ही खतरनाक था, दरिंदगी से भरा, मौत का दूसरा रूप। कार की तरफ चलो, पुनः उससे कहा गया। देवराज चौहान ने खुद को संभाला। कौन हो तुम लोग? सवाल नहीं, कार की तरफ चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। कार में? हाँ बेटा, कार में। बेटा? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। मुझे बेटा कह रहे हो? हाँ, उसने कड़वे स्वर में कहा। अगर देवराज चौहान जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच सकता है तो उसे बेटा भी कहा जा सकता है। तुमसे किसने कहा कि मैं लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा हूँ? कार तक चलो, सब मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान की निगाहें कार पर जा टिकी। शीशा चढ़ा हुआ था। उस उसे कोई भी नजर न आया। खोपड़ी पर नाल का दबाव पाकर उसके कदम कार की तरफ उठ गए। कार के करीब पहुंचकर वह ठिठका। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और कार की भीतरी लाइट जली। भीतर बैठे शख्स पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान के जिस्म में चींटियां सी रेंग गई। वो महंत लोटिया था, जयकिशन लोटिया का बेटा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने बाप से 10 कदम आगे है और हत्या उसका सबसे पसंदीदा काम है। उसकी दरिंदगी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तुम देवराज चौहान हो? महंत लोटिया के ठंडे स्वर में वहशीपन व्याप्त था। उसकी आंखें उससे टकराईं तो बदन में सर्द लहर दौड़ती चली गई। अगला दृश्य। हाँ, आजकल क्या कर रहे हो? महंत लोटिया ने सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा। कुछ नहीं। और करने क्या जा रहे हो? कुछ भी नहीं। देवराज चौहान पैदा हुए नए हालातों से अभी तक हैरान परेशान था। महंत लोटिया ने पुनः इसकी आंखों में झांका। देवराज चौहान के जिस्म में ठंडी लहर सी दौड़ती चली गई। वह एकाएक खूनी भेड़िया नजर आने लगा था। शैतान लगने लगा था महंत लोटिया। हमें खबर मिली है कि तुम मेरे पापा जयकिशन लोटिया पर हाथ डालने जा रहे हो। गलत खबर मिली है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। देवराज चांद के सर में एकाएक तेजी आ गई। मुझ जैसा मामूली इंसान लोटिया जैसे पहाड़ से कैसे टकरा सकता है? यही बात तो हम तुमसे तुम्हें समझाने आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है तुम समझे समझाए हो। वैसे ये खबर आपको दी किसने? फ़ोन पर किसी ने तुम्हारा पता बताकर ये सब हमें कहा।
यूँ तो हमें तुम जैसे कि कतई कोई परवाह नहीं, फिर भी सोचा कि तुमसे मिलाएं। तुम्हारा नाम काफ़ी सुन रखा हमने। देवराज चौहान कुछ भी ना बोला। तो ये खबर झूठी है ना देवराज चौहान कि तुम मेरे पापा पर हाथ डालने की सोच रहे हो? सरासर झूठी है। महंत लोटिया ने सिर हिलाया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर सकता हूँ। तुम्हारे जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे में गोलियां धंसा सकता हूँ। मानते हो? मानता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं। बिना वजह तुम जैसे हिम्मती इंसान की जान लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। महंत लोटिया का लहजा सर्दी था। फ़ोन करके जिसने तुम्हारे बारे में खबर दी, कोई बड़ी बात नहीं। उसकी तुमसे दुश्मनी हो और उसने तुम्हें हमारे हाथों समाप्त कराने की चेष्टा में ऐसा झूठ बोला हो। बहरहाल लोटिया जहाँ भी जाता है पीछे अपने निशान अवश्य छोड़ता है। अब तुम भी हमेशा अपने दिलो दिमाग में याद रखोगे। करण सिंह। जी। देवराज चौहान के बेहद करीब खड़े व्यक्ति ने फौरन अदब से कहा, इसके कपड़ों में छिपा रिवॉल्वर निकालो और इसकी धुनाई कर दो। इस तरह की कोई हड्डी ना टूटे और धुनाई भी याद रहे। महंत लोटिया का लहजा पहले के समान ही ठंडा था और इसके बाद तो देवराज चौहान को कुछ समझने का मौका ही न मिला। कब उसके कपड़ों से रिवॉल्वर निकल गया और कब वह 6 खतरनाक चेहरे उस पर टूट पड़े। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 10 बजे देवराज चौहान की नींद टूटी तो होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। रात महंत लोटिया के आदमियों ने तगड़ी ठुकाई की थी उसकी। सारा जिस्म हाय हाय कर रहा था। रात भर सो लेने के कारण कुछ आराम सा महसूस होने लगा था। सिगरेट सुलगाकर कश लिया, किचन में जाकर चाय बनाई और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। फिर बाहर पहुंचा, जहां उसकी सारी रात में धुनाई हुई थी। कुर्सी अभी भी वहीं पड़ी थी और करीबी रिवॉल्वर भी मौजूद था। उसके कपड़ों से निकाला गया रिवॉल्वर जाते समय वो लोग वहीं रख गए थे। आगे बढ़कर वह कुर्सी पर बैठा और रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया। महंत लोटिया की कार के टायरों के निशान सामने ही कच्ची मिट्टी पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। सिगरेट के कश और चाय के घूंटों के बीच उसका मस्तिष्क तीव्र गति से दौड़ने लगा कि क्या हुआ था, असल माजरा क्या है। मामूली सी बात थी और महंत लोटिया जैसा इंसान उसके पास आ पहुंचा। दिन में मेवाराम चंदानी उसके पास आया और जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में कहने लगा। बदले में तगड़ी रकम दे रहा था, परंतु उसने मना कर दिया और मेवाराम चंदानी वापस लौट गया। रात में महंत लोटिया आ पहुंचा था। महंत लोटिया को किसने फ़ोन किया कि वह जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में सोच रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी निगाह में सिर्फ दो ही आदमी ऐसे थे जो इस बारे में कुछ जानते थे, एक तो खुद मेवाराम चंदानी और दूसरा जगमोहन। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इन दोनों में से किसी ने भी लोटिया को फ़ोन नहीं किया होगा। इसका मतलब जगमोहन या फिर चंदानी ने इस बारे में किसी अन्य व्यक्ति से जिक्र किया होगा और फ़ोन करने वाली करतूत भी उसी की होगी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वह उठा और कॉटेज में प्रवेश कर गया। फ़ोन डायरेक्टरी से उसने मेवाराम चंदानी के नंबर तलाश किए और उसे फ़ोन किया। घर पर वह नहीं मिला, परंतु ऑफिस में वह मिल गया। मैं जानता था देर सवेर में मेरी ऑफ़र कबूल करके तुम मुझसे मिलने की कोशिश करोगे। उसकी आवाज़ को पहचानते ही मेवाराम चंदानी ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की है। नहीं की है? मेवाराम चंदानी के सर में उलझन भर आई। बेवकूफ़ी वाली ऑफ़र में कबूल नहीं किया करता। फ़ोन क्यों किया? चंदानी की आवाज़ में असमझता भरी पड़ी थी। तुमने इस बात का जिक्र किस किस से किया कि मुझसे जय किशन लोटिया के अपहरण की बात करने वाले हो या कर चुके हो? किसी से भी नहीं। क्यों? एक आध से तो किया होगा। नहीं, मुझे समझ है कि कैसी बात दूसरों से करनी चाहिए और कैसी नहीं। इस बारे में मैंने सिर्फ जगमोहन से बात की है और किसी से भी नहीं। सोच लो। सोच लिया। लेकिन बात क्या है? रात को 6 खतरनाक आदमियों के साथ महंत लोटिया मेरे पास आया था। महंत लोटिया? जय किशन लोटिया का जल्लाद बेटा? हाँ, तुमने जो ऑफ़र मुझे दी वो उसी की बाबत बात कर रहा था। कह रहा था इस बारे में उसे किसी ने फ़ोन पर बताया। मेरे मना करने पर कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके आदेश पर उसके 6 आदमियों ने मेरी तगड़ी ठुकाई की है। ओह। वह मुझे वार्निंग देकर गया है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो भविष्य में उसे त्याग दूँ। देवराज चौहान का सर सख्त हो गया। चंदानी साहब, मैं जानना चाहता हूँ जो बात आप जगमोहन और मैं ही जानते थे वो लोटिया तक कैसे पहुँच गई? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेवाराम चंदानी ने गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में कहा, तुम कुछ नहीं कह सकते और कौन कहेगा? बात तो तुमने ही शुरू की थी और मुझे लोटिया की तगड़ी ठुकाई बर्दाश्त करनी पड़ी है। देवराज चंद ने दांत पीस कर कहा, इस बात का मुझे वास्तव में दुख है। मैं खुद हैरान हूँ कि ये बात बाहर कैसे गई और किसने लोटिया को इस बारे में फ़ोन पर खबर दी। जगमोहन ने ऐसा किया? नहीं, जगमोहन मेरा आदमी है। देवराज चंद ने सख्ती से उसकी बात काटी। मेवाराम चंदानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपने किसी आदमी को जगमोहन तो भेज सकते हो। हाँ, क्यों? जगमोहन को मेरे पास आने को कहो। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि उसके पास जा सकूं।
ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुम्हारा मैसेज जगमोहन तो पहुंचवा देता हूँ। देवराज चांद ने रिसीवर नीचे रख दिया। अगला दृश्य। क्या बात है, इस तरह तुमने मुझे क्यों बुलवाया? 2 घंटे बाद जगमोहन वहाँ आया था। तुम लोटिया से क्यों मिले? मेरा मतलब फ़ोन क्यों किया उसे? लोटिया? किस लोटिया की बात कर रहे हो तुम? जगमोहन ने हैरानी से उसे देखा। जयकिशन लोटिया, महंत लोटिया। मेरा उन लोगों से क्या वास्ता? क्यों मिलूंगा उनसे? क्यों फ़ोन करूंगा? फिर जगमोहन की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुमने लोटिया को फ़ोन नहीं किया? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला। नहीं किया भाई, अब क्या कसम लूँ? जगमोहन झल्ला पड़ा। मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में पूछ रहा हूँ। खरोचों और चोटों के निशान कहीं गिरे थे? देवराज चौहान ने उसे सारी बात बता दी। जगमोहन की आंखें फैल गईं। हे भगवान, महंत लोटिया, वो दरिंदा आया था तुम्हारे पास? जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। फिर तो सस्ते में छूटे हो, वरना वह तो किस्से ही खत्म कर देने में विश्वास रखता है। इस बात को तुम या फिर मेवाराम चंदानी ही जानता था कि मेरे और चंदानी के बीच क्या बात हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसने लोटिया को फ़ोन करके ये सब बताया। कम से कम मैं तो ऐसी हरकत हरगिज़ भी नहीं कर सकता। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मेवाराम चंदानी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में गारंटी नहीं देता। कोई बड़ी बात नहीं कि चंदानी के किसी आदमी को मालूम हो गया हो और उसने लोटिया को फ़ोन कर दिया हो। लेकिन चंदानी का कहना है कि इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की। बकवास करता है साला। जगमोहन एकाएक तेज़ लहजे में क्या उठा। मैंने तो किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसी से जाहिर है कि बात चंदानी की तरफ से लीक हुई है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। कुछ और भी कह रहा था लोटिया। बस इतना ही कि अगर इस बारे में मेरा कोई विचार है भी तो उसे छोड़ दूँ। मुझे तो हैरानी है, महंत लोटिया जैसा इंसान इतनी शराफत से वापस कैसे लौट गया। वह तो ज़रा ज़रा सी बात पर खून की नदियाँ बहा देता है। जगमोहन ने विचार भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल से तुम ये जगह छोड़ दो, मैं नई जगह का इंतज़ाम कर देता हूँ। क्यों? लोटिया तुम्हारे ठिकाने के बारे में जान चुका है। उस साले का कोई भरोसा नहीं। कहीं फिर पलट आए और दनादन तुम पर गोलियां चलाने लगे। वो आधा पागल इंसान है। बेकार में रिस्क लेने का क्या फ़ायदा? जगह बदल लो। देवराज चंद गहरी सोच में डूब गया। ठीक है। कुछ पलों उपरांत देवराज ने सिर हिलाया। कोई और जगह तलाश कर लो। 2 एक दिन तो लग ही जाएंगे जगह ढूंढने में। तब तक तुम शहर चलकर मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा। देवराज चौहान ने मनी मन फैसला किया और जगमोहन के साथ शहर में उसके घर जा पहुंचा। 3 कमरे के फ्लैट में वह अकेले ही रहता था। सुख सुविधा की हर वस्तु वहाँ मौजूद थी। उसने वहीं डेरा जमा लिया। अगला दृश्य। 2 घंटे सोने के बाद देवराज चौहान उठा तो जिस्म की हालत पहले से दुरुस्त महसूस हुई। अब रुक रुक कर कहीं कहीं से पीड़ा की लहरें उठ रही थीं। वो तैयार होने लगा। जाते समय जगमोहन कह गया था कि रात का खाना बाहर खाएंगे और इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। कुछ ही देर में जगमोहन ने आ जाना था। 9 बजे जगमोहन आया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर छाए भावों को देखा। कोई मुसीबत आने वाली है देवराज चौहान। साफ साफ कहो। महंत लोटिया के दो आद महंत लोटिया के आदमी 2 घंटे पहले तुम्हारी तलाश में कॉटेज पर गए थे। ओह। मेरे मामा के लड़के सुरेंद्र पाल ने वक्ती तौर पर उन्हें टरका दिया। बदले में उनके कुछ हाथ उसे खाने पड़े। वो लोग उसे वार्निंग देकर गए हैं। कल तक वह उन्हें तुम्हारे बारे में बताए कि तुम कहाँ हो। जगमोहन ने चिंतित लहजे में कहा। सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। सुरेंद्र पाल तुम्हारे पास आया था? नहीं, पड़ोस की दुकान में उसका फ़ोन आया था। थोड़ी सी उससे यही बात हुई थी। कल वो लोग कब सुरेंद्र पाल के पास मेरे बारे में पूछने आएंगे? ये तो मैंने नहीं पूछा। जगमोहन ने पूर्वत लहजे में कहा। महंत लोटिया के साथ कल रात तुम्हारी बात समाप्त हो गई थी। उसका रुख फिर तुम्हारी तरफ होना गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। कई पलों तक सोचने के पश्चात देवराज चौहान उठा। आओ खाना खाने चलते हैं। इस मसले का क्या किया जाए? खाना खाने के बाद फार्म पर फ़ोन करके सुरेंद्र पाल से बात करूंगा। उसके बाद ही सोच पाऊंगा कि वह लोग मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं। अगला दृश्य। सुरेंद्र पाल, मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। संबंध मिलते ही देवराज चौहान बोला। तुम तो चले गए और मुझे फंसा गए। दूसरी तरफ से सुरेंद्र पाल का उखड़ा सर उसके कानों में पड़ा। लोटिया के आदमी ठोक बजाकर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मेरे इनकार करने पर कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ पूछने लगे। मैंने किसके कहने पर तुम्हें फार्म के कॉटेज पर रखा हुआ था। मैं कोई तसल्ली से भरा जवाब नहीं दे सका। वो लोग समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। साले बहुत खतरनाक लोग थे। कल फिर आने को कह गए। तब मैंने तुम्हारे बारे में ना बताया तो मेरी छुट्टी समझो। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए फार्म से ही गायब हो जाऊँ। और गायब होने की ज़रूरत नहीं। वो लोग कल कब आ रहे हैं? कब क्या, सुबह ही सुबह उन्होंने आ धमकना है। चिंता मत करो, मैं सुबह आ जाऊँगा। तुम तुम क्या करने आओगे? वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुरेंद्र पर हड़बड़ा कर तेज स्वर में क्या उठा। इस दिशा में भी आने की चेष्टा मत करना। मैं कल सुबह आऊँगा। तुम मुझे वहीं पर मिलना।
कहने के पश्चात देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। पास खड़ा जगमोहन उसे ही देख रहा था। सुबह फार्म पर जाओगे? जगमोहन ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। हाँ, मैं ही नहीं, मेरे साथ तुम भी चलोगे। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेवकूफ़ी मत करो। उन लोगों के सामने जाना मौत को दावत देने के बराबर है। ठीक यही होगा कि तुम फ़ोन पर महन लोटिया से बात। फ़ोन की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे ही उनसे बात करूँगा। कल सुबह साथ चलने के लिए तैयार रहना। देवराज चौहान ने निर्णायक लहजे में कहा। मरोगे? देवराज चौहान ने कुड़ कर कहा। कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम भी मरोगे। मैं अकेला थोड़े न जा रहा हूँ। देवराज चौहान व्यंग से हंस पड़ा, जबकि जगमोहन के चेहरे पर चिंता बरस रही थी। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह देवराज चौहान जगमोहन के साथ फार्म पर पहुंचा। कॉटेज के बाहर ही सुरेंद्रपाल नजर आया। वह आतंकित से था। उसकी आंखें बता रही थी कि रात भर वह ढंग से सो नहीं पाया। घबरा क्यों रहे हो? जगमोहन ने सुरेंद्रपाल से कहा। वो बहुत खतरनाक लोग थे। बेहतर यही होगा कि हम सब यहाँ से गायब हो जाएं। कुछ देर बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो। तुम नाहक की चिंता कर रहे हो सुरेंद्रपाल। देवराज चौहान मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा। नौकर से चाय बनाकर लाने को कहो, हमने सुबह से ही चाय नहीं पी है। अनमने मन से सुरेंद्रपाल वहाँ से चला गया। रिवॉल्वर चेक कर लो, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं की, कहीं मौके पर दगा ना दे जाए। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे साफ करने लगा। देवराज चौहान ने खुद भी रिवॉल्वर निकालकर उसे चेक की। जगमोहन और देवराज चौहान की पहचान 6 साल पुरानी थी। इन 6 सालों में दोनों ने मिलकर ढेरों डकैतियां डाली थीं, अपहरण किए थे, 2 बैंक लूटे थे। ज़रूरत के हिसाब से वह अन्य साथियों को तलाश कर लेते थे। दिखावे के लिए जगमोहन ने दुकान ले रखी थी, ट्रैवलिंग एजेंट बना हुआ था। सुरेंद्रपाल खुद ही चाय लेकर आया। तब तक दोनों ने रिवॉल्वरों को जेब में रख लिया था। तीनों ने चाय के प्याले थाम लिए। सुरेंद्रपाल, चाय का घूंट भरते हुए देवराज चौहान बोला। तुम लोटिया को फ़ोन करो कि मैं अपने साथी के साथ कॉटेज पर हूँ। कह देना कि कुछ सामान रह गया था जिसे लेकर मैं जल्दी वापस जाने वाला हूँ। तुम्हारे फ़ोन करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि लोटिया के आदमी हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, और दूसरा, हमें बेकार बैठकर दिन भर खामखा उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन करने के पश्चात तुम यहाँ से खिसक लेना, फिर इन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सुरेंद्रपाल ने आतंकित भाव से जगमोहन को देखा तो जगमोहन ने सिर को सहमतिपूर्ण मुद्रा में हिला दिया। जगमोहन, इसे लोटिया का फ़ोन नंबर दो और बता दो कि किस ढंग से बात करनी है। देवराज चौहान ने सोच भरे लहजे में कहा। जगमोहन सुरेंद्रपाल को बताने लगा। सब कुछ समझने के पश्चात सुरेंद्रपाल घबराया सा फ़ोन की तरफ बढ़ा और नंबर डायल करने लगा। अगला दृश्य। हेलो। सुरेंद्रपाल के कानों में आवाज़ पड़ी। मैं महंत लोटिया से बात करना चाहता हूँ। अपने सर पर काबू पाकर सुरेंद्रपाल बोला। कौन हो तुम? सुरेंद्रपाल, पहले तो कभी ये नाम नहीं सुना। खैर, तुम बात करो, तुम्हारी बात महंत लोटिया तक पहुँच जाएगी। शुष्क स्वर में उसे जवाब मिला। सुनो, कल महंत लोटिया के आदमी फार्म पर देवराज चौहान की तलाश में। जानता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। मैं उसी फार्म का मैनेजर सुरेंद्रपाल हूँ। देवराज चौहान के संबंध में लोटिया से बात करना चाहता हूँ। मेरी उनसे बात करा दो। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोटिया साहब से तुम्हारी बात कराई जाए। इस सिलसिले में जो भी कहना चाहते हो मुझसे कह दो, बात लोटिया साहब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्या कहा? सुरेंद्रपाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला। देवराज चौहान अपने साथी के साथ इस वक्त फार्म की कॉटेज पर मौजूद है। कुछ देर पहले ही आया है। उसका कोई सामान रह गया था, उसे लेने, और कुछ ही देर में यहाँ से जाने की तैयारी में। अगर उसे पकड़ना है तो फ़ौरन यहाँ पहुँचना होगा। आधे घंटे तक फार्म पर आदमी पहुँच जाएंगे, तब तक उसे रोके रखो। इस बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसे कहो लोटिया के आदमी उससे मिलने आ रहे हैं। मैंने उसे कह दिया है कि लोटिया के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस बात की उसने कोई परवाह की हो। सुरेंद्रपाल ने जल्दी से कहा। मैं ज़्यादा देर तुमसे बात नहीं कर सकता। देवराज चौहान अपने साथी के साथ लॉन में बैठा है, कभी भी वो लोग भीतर आ सकते हैं। तुम लोगों को खबर करके मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब मैं फार्म पर टिकना ठीक नहीं समझता। हो सकता है तुम लोगों के आने पर मैं यहाँ से जा चुका हूँ। कहने के साथ ही सुरेंद्रपाल ने रिसीवर नीचे रख दिया। जगमोहन ने शांत मुद्रा में सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ सुरेंद्रपाल। वो लोग खतरनाक हैं, लोटिया दरिंदा है। तुम लोग इस बारे में तुम मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा। जगमोहन ने उसकी बात काटी। मैं नहीं चाहता कि उनके आने तक तुम यहाँ रहो। फ़ौरन यहाँ से चलते बनो। शाम को मुझे फ़ोन कर लेना, मैं ठीक मिलूँगा। हिचकिचाते हुए सुरेंद्रपाल बाहर निकल गया। जगमोहन और देवराज चौहान की आंखें आपस में मिलीं। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था, होंठ भिजे हुए थे, आंखें सुर्ख होनी प्रारंभ हो गई थीं। अगला दृश्य। आधे घंटे के बाद 2 कारें कॉटेज के बाहर आकर रुकी। कुल मिलाकर 12 आदमी नीचे उतरे। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। सबके हाथों में हथियार थमे थे। देखते ही देखते वह कॉटेज में प्रवेश कर गए। देवराज चौहान टॉवेल से मुंह पहुंच रहा था। इस तरह सबको भीतर प्रवेश करते देख क्षण भर के लिए ठिठका और फिर अपने कामों में व्यस्त हो गया।
टॉवेल एक तरफ रखकर उसने सिगरेट सुलगाई और उन सबको देखा। सुर्ख आंखों में कठोरता व्याप्त थी। सबसे आगे खड़े उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसे उस रात महन लोटिया ने करण सिंह कहकर पुकारा था। करण सिंह ने आसपास देखा, फिर बोला, तुम्हारा साथी कहाँ है, जिसने तुम लोगों को फ़ोन करके मेरे यहाँ आने की खबर दी है? मेरा साथी उसका इंतज़ाम करने गया है, देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। उस रात हमारी आपस में तसल्ली भरी बात हो गई थी और अब तुम लोग कल से मेरी तलाश कर रहे हो। उस रात अधूरी बात हुई थी, तो अब पूरी करने आए हो? हाँ। इतने सारे आदमी लेकर? हाँ। करण सिंह ने खतरनाक निगाहों से उसे देखा। लगता है हमारा आना तुम्हें पसंद नहीं आया, जो इस तरह बात कर रहे हो। तुम लोगों का आना किसे पसंद आएगा करण सिंह? अब इन बातों को छोड़ो और काम की बात करो। मुझे अभी अभी यहाँ से जाना है। देवराज चार ने रूखे स्वर में कहा। ये तो बड़े टेढ़े लहजे में बात कर रहा है। करण सिंह के साथ खड़ा आदमी एकाएक दरिंदगी की बहरे सर में क्या उठा, जबकि हमारे सामने बड़े बड़े ठंडे हो जाते हैं। करण सिंह के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान बोल उठा। वो बड़े 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 होते होंगे, मैं मामूली सा इंसान हूँ। वह आदमी होठ पीछे देवराज चौहान को घूरता रह गया। महंत लोटिया तुमसे पूछना चाहता है कि उसके पिता के अपहरण की ऑफ़र तुम्हें किसने दी थी? मुझे बता दो, नहीं तो हमारे साथ लोटिया के पास चलो, उससे बात कर लेना। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उस रात मैंने कहा था कि मुझे किसी ने ऑफ़र की है। नहीं, तो फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि जैकी शन लोटिया के अपहरण की ऑफ़र मुझे किसी ने दी है? जिसने मैन लोटिया को फ़ोन किया उसने ऐसा कहा। झूठ कहा है उसने। कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है जो तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। देवराज चौहान ने मुंह बिगाड़ कर कहा। जाने कैसा इंसान है? तो तुम उसका नाम नहीं बताओगे जिसने बड़े लोटिया के अपहरण की बाबत तुमसे बात की? करण सिंह अपने एक एक शब्द को चबाकर उसे घूरता हुआ बोला। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो तुम्हें किसका नाम बताऊं? उठो और मेरे साथ चलो। कहाँ? मैन लोटिया के पास, वही तुमसे बात करेगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? करण सिंह के सर में घुर्राहट भर आई। किसी काम में व्यस्त हूँ। देवराज चौहान ने करण सिंह की आंखों में झाँका। करण सिंह खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। हमारी निगाहों में तुम्हारा व्यस्त रहना कोई मायने नहीं रखता। करण सिंह एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे सर में बोला। उठो, उठो और चलो हमारे साथ। देवराज चौहान जानता था कि इतने लोगों से वह किसी भी हालत में मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सब खतरनाक हत्यारे थे। खून खराबा इनके लिए मामूली बात थी। अगर कुछ करने की चेष्टा की तो जगमन भी नहीं बचेगा, जो बाथरूम में छिपा रिवॉल्वर थामे या होने वाली बातों को सुन रहा था। वक्त आने पर ही उसने सामने आना था। मैं उठाऊं तुम्हें? देवराज चौहान को उसी प्रकार बैठे पाकर करण सिंह ने हाथ में थमे रिवॉल्वर की नाल को उसकी खोपड़ी पर ठकठका कर वहशी स्वर में कहा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगर एतराज़ ना हो तो सामने फ़ोन रखा है, मैं लोटिया से मेरी बात करा दूँ। क्या बात करनी है? करण सिंह गुर्रा है। खास नहीं, सुन लेना। अनिश्चित सा खड़ा करण सिंह कई पल उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर डायल घुमाने लगा। कुछ ही देर में वह महंत लोटिया से बात कर रहा था। देवराज चौहान आपसे बात करना चाहता है। बताया उसने? नहीं, हम उसे आपके पास ला रहे हैं। ले आज साले को। महंत लोटिया जैसे धीमे धीमे गुर्रा रहा था। मुझसे क्या बात करेगा वो? कह नहीं सकता। बोला उस हरामी को। करण सिंह ने देवराज चौहान की तरफ रिसीवर बढ़ाया। कर ले बात। देवराज चौहान ने रिसीवर थमा और कान से लगा लिया। हेलो। उसकी निगाहें करण सिंह पर थी। हेलो के बच्चे। महंत लोटिया एक एक जोर से घुर रहा है। क्यों मरने का रास्ता ढूंढ रहा है? सीधी तरह करण सिंह को बता क्यों नहीं देता कि मेरे पिता के अपहरण की ऑफर तुझे किसने दी? इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। देवराज चौहान एक एक शब्द संभाल कर संयंत्र स्वर में बोला। दरअसल करण सिंह मुझे मजबूर कर रहा है अभी साथ चलने को, लेकिन मैं इस वक्त किसी खास काम में व्यस्त हूँ। अगर मैं उसके साथ चला गया तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मैं तुमसे शाम तक का वक्त चाहता हूँ। शाम के 6 बजे खुद ही तुम तक आ जाऊँगा। तो तुम मुझसे क्या तू मुझसे वक्त चाहता है? आज दिन भर का वक्त। शाम को तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो उसका नाम बता दे, फिर मत हाजिर होना। क्यों मामला लटकाता है? अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बोलो, दिन भर का वक्त देते हो? लाइन पर 2 पल के लिए खामोशी छा गई। अगर शाम को हाजिर न हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, मैं आ जाऊँगा। तुमसे दुश्मनी मोल लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है, शाम को वक्त पर मेरे पास आ जाना। और सुन, अगर मुझे गोली देने की कोशिश की तो तेरी टांग चीर कर रख दूंगा। महंत लोटिया के सर में भेड़िया की सी गुर्राहट थी। उन शब्दों को सुनकर देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से कानों तक लाल हो गया। जबड़े कस गए। क्षण भर के लिए वह दरिंदा नजर आने लगा, परंतु जल्दी उसने खुद पर काबू पा लिया और शांत लहजे में बोला। शाम को मैं वक्त पर आ जाऊंगा। तुम करण सिंह से बात कर लो। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने रिसीवर करण सिंह की तरफ बढ़ा दिया। करण सिंह फ़ोन पर महंत लोटिया से बात करने लगा। अगला दृश्य।
करण सिंह जब अपने साथियों के साथ चला गया तो जगमोहन बाथरूम से बाहर निकल आया। हाथ में रिवॉल्वर अभी भी थी और चेहरे पर गंभीरता व्याप्त थी। काफ़ी लोग थे, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। फ़ोन पर महंत लोटिया से क्या बात हुई है? रिवॉल्वर जेब में डालते हुए जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने जगमोहन को बता दिया। तो अब शाम को महंत लोटिया के पास जाओगे? नहीं। फिर? अब मैं महंत लोटिया के पास कभी नहीं जाऊंगा। देवराज चौहान एकाएक वहशी स्वर में क्या उठा। कमीने इंसान ने उस रात बिना बेवजह मेरी धुनाई कराई। मैं खामोश रहा। फिर बिना वजह उसके आदमी मेरी तलाश कर रहे थे। अब महंत लोटिया का कहना था कि अगर मैं शाम को ठीक वक्त पर ना पहुंचा तो वो मेरी टांगें चीर देगा। ऐसी की तैसी साले की। मैं जितना चुप हूँ वो उतना ही मेरे सिर पर चढ़ता जा रहा है। वो महंत लोटिया है, ऐसा पागल इंसान जिसके हाथ में ताकत है। देखा जाएगा। शुरुआत उसने की है। मेरे उसके रास्ते बिल्कुल जुदा थे। वो खुद ही मेरे रास्ते में आया। देवराज चौहान भिजे दांतों से क्या उठा। बेकार है देवराज चौहान। महंत लोटिया से टकराना संभव नहीं है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लिया जा सकता। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है थोड़ा सा उसे और बर्दाश्त कर लो। शाम को जाकर उससे मिलो और किसी प्रकार उसे समझने का प्रयास करो कि फ़ोन करने वाला जानबूझकर हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। ये सारा मामला शुरू से ही फर्जी है। उस पागल इंसान को समझाया नहीं जा सकता जगमोहन। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश? देवराज चंद कड़वे स्वर में बोला। शाम को अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ तो वो वास्तव में मेरी टांगें चीर देगा। उसके बाद मैं ज़िंदा नहीं मरा हुआ ही उसके अड्डे से बाहर निकलूँगा। ये बेवकूफ़ी से भरी कोशिश होगी। अब महंत लोटिया के हाथ लगने की देर है। फिर या तो मुझे मेवाराम चंदानी का नाम बताना होगा या फिर मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और मैं इन दोनों में से एक काम भी नहीं करना चाहता। तुम चंदानी के बारे में उसे बताकर सारा लफड़ा समाप्ति क्यों नहीं कर देते? मैं ऐसा ही करता अगर उसने मेरी धुनाई न करवाई होती, मुझसे शराफत से पेश आया होता, मुझे टांगे चीरने की धमकी न दी होती। देवराज चंद क्रोध भरे स्वर में कहे जा रहा था। महंत लोटिया अपना हर काम दादागिरी के दम पर कर लेना चाहता है और मैं दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। महंत लोटिया को अगर मालूम करना होता तो मेरे साथ शराफत से पेश आता। ऐसे तो बात बढ़ जाएगी। जगमोहन विचलित हो उठा। बढ़ने दो बात को। देवराज चंद का सर एकाएक वहशी हो उठा। देखा जाएगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? जगमोहन के विवशता भरे स्वर में क्रोध था। हमें ऐसे खतरनाक लोगों से नहीं टकराना चाहिए। हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमें बाकी बातों से क्या। मेरे ख्याल से लोटिया से मिलकर बात को ही ख़त्म करवा दो। देवराज चंद ने तीखी निगाहों से जगमोहन को देखा। मेवाराम चंदानी का नाम मैन लोटिया को बता दूं? क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है मैन लोटिया को ठंडा करने का। वह हर हाल में नाम जानकर रहेगा या मेरी जान लेकर रहेगा। इन दोनों में से एक काम तो होना ही है। चंदानी के बारे में उसे बताने का मतलब है अपने असूलों को तोड़ना। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा कि अपनी जान बचाने के लिए मैं चंदानी को बलि का बकरा बना दूं। अगर उसे बलि का बकरा नहीं बनाओगे तो खुद मारे जाओगे। क्यों? देवराज चंद कड़वे स्वर में बोला। मैन लोटिया क्यों नहीं मारा जा सकता? उसके पास। जगमोहन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। पूरी फौज है। लोटिया के मुकाबले में आना तो सरासर पागलपन होगा। वो तो जंगल का वैशी शेर है। अच्छी बात है जगमोहन। देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांका। तुम ही मुझे कोई रास्ता बता दो। ये सोचकर रास्ता बताना कि मुझे चंदानी का नाम उसे नहीं बताना है और शाम को उसके पास जाकर चूहे की भांति पिंजरे में नहीं फंसना चाहता। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मुझे इनकार नहीं होगा। अच्छी तरह सोच कर बताना। अगला दृश्य। और तो कोई भी रास्ता नहीं है। आखिरकार जगमोहन ने कहा। इसका मतलब मेरा फैसला सही है। देवराज चांद का सर दरिंदगी से भरा पड़ा था। मतलब तुम गलत निकाल रहे हो। जगमोहन तेज स्वर में बोला। मैंने कहा है और कोई रास्ता नहीं। ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा फैसला सही है। फिर बोलो ऐसे हालातों में क्या करना ठीक है? देवराज चांद ने चुपते स्वर में कहा। जो भी हो मैन लोटिया जैसे इंसान से टकराना ठीक नहीं है। वह कोई हौवा नहीं है जो इस तरह उससे डर कर दुबक जाए। देवराज चांद की आवाज़ में निर्णायक भाव थे। तुम्हारे जोर देने के कारण मैं शाम को महन लोटिया को फ़ोन करके उसे एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वह गलतफहमी का शिकार है। दोनों फार्म की कॉटेज से निकलकर वापस शहर में फ्लैट पर आ गए। चिंता में डूबा जगमोहन दुकान पर चला गया। शाम को 6 बजे पब्लिक बूथ से देवराज चांद ने महन लोटिया को फ़ोन किया। तब पास में जगमोहन भी मौजूद था। तू तुझे तो 6 बजे मेरे पास आना था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही महन लोटिया गुर्राया। अगर 2 मिनट और तेरा फ़ोन ना आता तो मैं करण सिंह को तेरी टांगें चीरने को कहने ही वाला था।
खैर बोल, किसने? लोटिया, एकाएक देवराज चौन गुर्राया। तुझे टांगे चीरने का बहुत शौक है। जुबान बहुत चलती है तेरी साले, हरामी। देवराज चौन के आगे भौंकता है। क्या? मुझे गाली देता? तेरे को मेरे साथ जो भी करना हो कर ले। देवराज चौन उसकी बात काट कर गुर्रा है। बस इतना दिमाग में रखना कि तेरे सामने देवराज है, मैं तेरी टांगे चीर दूंगा। उसकी बात काटकर देवराज ने उसके शब्दों को पूरा किया। चीर दे, और जब तक तू मेरी टांगें नहीं चीरता तब तक अपनी टांगों को संभाल कर रखना। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तेरी टांगें चीर दूंगा, साला हरामी। देवराज चौहान ने क्रोध में चलते इतनी ज़ोर से रिसीवर वापस रखा कि रिसीवर टूट कर बिखर गया। जगमोहन फक्क चेहरे से उसे देख रहा था। फ़ोन मिलते ही उसने फिर मेरी टांगें चीर देने को कहा। देवराज चौहान देवराज जगमोहन को देखकर उखड़े सर में बोला, साले को ज़रा भी तमीज़ नहीं बात करने की। हे भगवान! जगमोहन ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। हमारी रक्षा करना। अगला दृश्य। जयकिशन लोटिया ने आंखें मिचमिचाकर अपने बेटे महेंद्र लोटिया को देखा, फिर सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। महेंद्र लोटिया, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अर्ध पागल और वहशी दरिंदा माना जाता था, वह इस समय अपने पिता के सामने कुक्कड़ बना खड़ा था। गलत बात है। जयकिशन लोटिया ने अपने चांदी के समान चमकते बालों में हाथ की उंगलियां फेरकर तीखी निगाहों से महेंद्र लोटिया को देखते हुए कहा, पाल खन्ना बता रहा था कि तुम एक मामूली से बदमाश से नहीं निपट पा रहे हो। अगर ये हाल है तो कल को मेरी जगह कैसे संभालोगे? अंडरवर्ल्ड की बादशाहत हासिल करने के लिए चारों तरफ अपना खौफ फैलाना पड़ता है, जल्लाद बनना पड़ता है, सबके दिलों में इस हद तक खौफ भर देना पड़ता है कि कोई सिर न उठा सके। वही सब तो मैं कर रहा हूँ पिताजी, महेंद्र लोटिया धीमे स्वर में बोला। खाक कर रहे हो? एक बदमाश पर तो काबू नहीं कर पा रहे। जय किशन लोटिया का चेहरा कठोर हो गया। अभी तो शुरुआत ही हुई है, मामला निपटाने में थोड़ा सा तो समय लगता ही है। कौन है वो, और असल किस्सा क्या है? जय किशन लोटिया ने पूर्ववत लहजे में कहा, देवराज चौहान नाम है उसका। किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि देवराज चौहान आपका अपहरण करने की सोच रहा है। मैं उसके पास गया और उसे समझा कर आ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं। वो समझ गया। बाद में मुझे ध्यान आया कि जाति तौर पर देवराज चौहान जैसे इंसान को आपका अपहरण करने का कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर है कि यह काम उसे किसी ने करने के लिए कहा होगा। फिर मैंने करण सिंह को उसके पास भेजा ताकि मालूम हो सके कि कौन उससे आपका अपहरण करवाना चाहता था। करण सिंह उससे मिला, बात हुई, उसने शाम तक का वक्त मांगा। फ़ोन पर मुझसे बात की कि शाम को वो मेरे पास आ जाएगा। शाम को उसका फ़ोन आया, वो लड़ने मरने को तैयार था। अब पिछले 2 घंटे से मेरे आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं। पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि अगर ऐसा कुछ तुम्हें मालूम हो गया था तो उसे ख़त्म ही कर देना चाहिए था। दूसरी गलती ये कि पहली मुलाकात में ही उससे जानना चाहिए था कि यह काम उससे कौन करवा रहा है। तीसरी गलती ये कि तुमने उसे छोड़ दिया और शाम तक के लिए समय दे दिया। जयकिशन लोटिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। अगर इसी प्रकार गलतियां करते रहे तो तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली बेटा। कोई ना कोई तुम्हें उड़ा कर रख देगा। महेंद्र लोटिया कुछ न बोला। मन ही मन देवराज चौहान के प्रति क्रोध का तूफान उमड़ा पड़ा था। अपने पिता के सामने वह कठिनता से खुद पर काबू पाए हुए था। मुंह लटकाए क्यों खड़ा है, बोल। जयकिशन लोटिया गुर्राया। मैं जल्दी उसे ख़त्म कर दूंगा। पाल खन्ना को इस काम पर लगा दूं? ज़रूरत नहीं। महेंद्र लोटिया ने पहली बार सिर उठाकर अपने पिता की आंखों में झांका। मेरे मामले में पाल खन्ना को घसीटने की आवश्यकता नहीं, मैं निपट लूँगा। ठीक है, निपटो उससे। महेंद्र लोटिया पलटा और क्रोध भरे कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। जयकिशन लोटिया ऑफिस नुमा खूबसूरत कमरे में सिगरेट के कश लेता हुआ विचारपूर्ण मुद्रा में टहलने लगा। कुछ पलों उपरांत ठिठका और टेबल के नीचे लगी बेल को जूते का दबाव डालकर बजाया तो फौरन ही पाल खन्ना भीतर आया। वह 40 बरस का सामान्य सा दिखने वाला इंसान था, परंतु वह किस हद तक खतरनाक था ये वही जानते थे जिनका पाल खन्ना से वास्ता पड़ चुका था। पिछले 10 सालों से वह जयकिशन लोटिया के साथ उसके दाएं हाथ के रूप में काम कर रहा था। खन्ना? जयकिशन लोटिया ने ठिठक कर उसे देखा। देवराज चौहान कौन है? देवराज चौहान पुराना शातिर है, हौसलामंद और जिगर वाला इंसान है। उसकी निगाहों में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। करनी पर आ जाए तो सब कुछ कर डालता है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण जैसे कामों में दिलचस्पी रखता है। पुलिस इस बात को जानते हुए भी देवराज चौहान ने यह काम किया उस पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि अपने पीछे वह सबूत नहीं छोड़ता। पुलिस ने कई बार उसे गिरफ्तार किया, परंतु सबूत न होने की वजह से छोड़ना पड़ा। जयकिशन लोटिया ने सिर हिलाया। दमदार इंसान है। पाल खन्ना कुछ न बोला। खन्ना, तुम देखो कि देवराज चौहान कहाँ पर है, उस पर नज़र रखो। करना कुछ नहीं है, महंत उससे खुद निपटने को कह रहा है। वैसे तो वो निपट ही लेगा, फिर भी अगर गड़बड़ हुई तो उस पर निगाह रखने वाले आदमियों से कह देना उस हालत में देवराज चौहान को खत्म कर दें। जी।
बाल खन्ना ने सिर हिलाया और निकल गया। अगला दृश्य। अब जगमोहन की प्रश्न भरी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। दोनों इस समय फ्लैट पर बैठे हुए थे। जगमोहन पर से निगाह हटाकर देवराज चौहान ने सामने पड़ा चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। इस समय महंत लोटिया के आदमी मेरी तलाश में होंगे, देवराज चौहान बोला। इस समय ही नहीं, हर उस समय था जब तक कि तुम उनके हाथ नहीं आ जाते। जगमोहन ने जैसे उसकी कई बात के शब्दों को ठीक किया। एक तरह से अब तुम्हारी आधी से ज़्यादा आज़ादी समाप्त हो गई। अगर किसी प्रकार तुम महंत लोटिया पर काबू पा भी लेते हो, उसे ख़त्म भी कर देते हो, तो उस हालत में उसका बाप जयकिशन लोटिया सामने आएगा, जिससे कि टकरा कर विजयी होना बहुत ही असंभव सा काम है। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी किसी भी तरह से गति नहीं। तुम अकेले और कहाँ लोटिया की असीम ताकत। यह मुकाबला तो 10% भी बराबर का नहीं है। देवराज चौहान ने प्याला रखकर सिगरेट सुलगा ली। फिर भी इन सब बातों से बचने का एक रास्ता तुम्हारे पास है। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। चुपके से इस शहर से खिसक लो, लंबे समय के लिए। मैं भी सब कुछ बेच बाच कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। 2-4 साल इधर का रुख नहीं किया जाए तो मामला खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। बोलो, तैयारी करूँ चलने की? जगमोहन, इस शहर में रहने पर लोटिया से हर हाल में टकराना पड़ेगा। हाँ, जमने वाला बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। देवराज चौहान अजीब से ढंग से मुस्कुराया। क्या? लोटिया से अगर टकराना ही है तो क्यों ना लगे हाथों एक काम और भी निपटा लिया जाए। कौन सा काम? मेवाराम चंदानी वाला काम। पागल हो गए हो क्या? जगमोहन मुंह फाड़ कर क्या उठा। जय किशन लोटिया का अपहरण आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। क्यों वक्त से पहले मौत को गले लगा रहे हो? ऐसी बेवकूफ़ी की बात तो फिर से मस्तिष्क में लाना भी नहीं। जगमोहन मेरे दोस्त, मैं इस शहर से जाना नहीं चाहता। लोटिया से डरकर भागना नहीं चाहता। और यहाँ रहने पर लोटिया से टकराव ज़रूरी है। अकेले ही उससे टकराना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं अगर मेवाराम चंदानी का काम करता हूँ तो वो भी चाहेगा कि मेरा कुछ ना बिगड़े। मुझे चंदानी की सहायता मिल जाएगी। दूसरे, अगर मैं जयकिशन लोटिया का अपहरण करने में कामयाब हो गया तो चंदानी का भी काम बन जाएगा और मैं भी लोटिया से अपना हिसाब कर लूँगा। और अगर नाकामयाब रहे तो? जगमोहन तेजी से सांसें लेने लगा। तो देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। भागने के लिए बहुत मौका है, निकल चलेंगे इस शहर से। इस लफड़े में मत पड़ो और मेरी मानो, पहले ही निकल चलो इस शहर से। निकल भागना तो है ही, एक बार कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। मरोगे? कोई बात नहीं। देवराज चौहान हंसा। मैं अकेला थोड़े ना मरूंगा, मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। जगमोहन होठ भींचे व्यवस्था भरी निगाहों से उसे देखता रह गया। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। जयकिशन लोटिया के अपहरण के बारे में कोई पागल ही सोच सकता है। किसी देश के प्रधानमंत्री से भी कहीं ज़्यादा उसकी सुरक्षा प्रबंध है। बिना उसकी मर्जी के तो कोई पत्ता भी उड़कर उसके करीब नहीं पहुंच सकता। और तुम उसके अपहरण की सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग के अंदर पंजर ढीले पड़ गए लगते हैं। ये तो बाद में देखेंगे कि उसकी सुरक्षा के प्रबंध कैसे हैं। पहले तुम मेवाराम चंदानी से बात करो, उसे मेरे पास लाओ। देवराज चांद ने स्थिर लहजे में कहा। चंदानी से क्या बात करोगे? वो 50 लाख से ऊपर तक देने को तैयार था। मैं देखना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वह कितना देगा। और अगर उसने कहा 50 लाख देने का उसका प्रोग्राम बदल गया, अब 20 देगा तो मैं तब भी जयकिशन लोटिया का अपहरण करूँगा। देवराज चौहान के होंठ पिच गए, क्योंकि ये काम मैं चंदानी के लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। यही एक रास्ता है जिसके सहारे मैं लोटिया को शिकस्त दे सकता हूँ। जगमोहन के चेहरे पर क्रोध, विवशता के मिले जुले भाव फैले रहे। उसका मन इस खतरनाक काम के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं हो रहा था। जाओ, चंदानी से फ़ोन पर ही बात कर लो, वो दौड़ा दौड़ा ही यहाँ आएगा। अभी? ये कोई वक्त है किसी से बात करने का? सुबह? क्या हुआ है वक्त को? सिर्फ 9 बजे। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से उसे देखा। तुम उसे फ़ोन करो, समझे? वो फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा होगा, सुनते ही आ जाएगा। तुम मुसीबत को न्योता देने जा रहे हो। अब जाओ भी, बोलते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अगला दृश्य। जगमोहन के होठों से एक गहरी सांस निकल गई। वह पलटा और भारी कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। वह जानता था जयकिशन लोटिया का अपहरण किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकेगा। 2 घंटे के बाद मेवाराम चंदानी जगमोहन के साथ फ्लैट पर आ पहुंचा। जगमोहन चुप चुप सा था, चेहरे पर गंभीरता उभरी पड़ी थी। वो आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था कि क्या होगा, जबकि मेवाराम चंदानी का चेहरा खुशी से खिला नजर आ रहा था। बैठो, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर चंदानी से कहा। कुछ काम था मेरे से? बैठते हुए चंदानी बोला। हाँ। क्या? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। सुलगती सिगरेट से देवराज चौहान ने कश लिया। मेवाराम चंदानी की आंखों में चमक उभर आई। कितने? 50 लाख पहले। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए स्थिर लहजे में कहा। और बाद में? एकाएक चंदानी सीधा होकर बैठ गया। 50 लाख? 1 करोड़? 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है। मेवाराम चंदानी ने बेचैनी से पहलू बदला।
ज़्यादा तो 50 लाख भी हैं, जो तुम बिना किसी हील इज्जत के देने को तैयार हो। मैं इतना नहीं दे सकता। तो फिर कितना दे सकते हो? बहुत कोशिश की तो 60 दे दूंगा, ये भी बहुत ज़्यादा है। तभी जगमोहन बीच में बोल पड़ा। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सौदा नहीं पटेगा। जगमोहन ने यह शब्द देवराज चौहान से कहे। 1 करोड़ चंदानी साहब नहीं देंगे, और कम पर तुम मानोगे नहीं। छोड़ो इस गोरख धंधे को, इस काम में मौत ही मौत है। जयकिशन लोटिया का अपहरण असंभव बात है। रही रहम की बात, तो हम किसी अच्छी जगह डकैती करके भी हासिल कर सॉरी रकम की बात तो हम अच्छी जगह डकैती करके भी हासिल कर सकते हैं। डकैती में बच निकलने के तो चांसेस होंगे। चंदानी साहब को रुखसत करो। और ठीक है, मैं 70 दे दूंगा। मामला खत्म होते देखकर चंदानी ने जल्दी से बोला। चंदानी साहब, आपकी न मेरी, 80 पर मामला तय। मेवराम चंदानी के होठों से गहरी सांस निकल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूं? 40 लाख हम तक जब पहुंचेंगे तब हम काम शुरू करेंगे, देवराज चौहान बोला। और अगर लोटिया के अपहरण में सफलता नहीं मिली तो मेरे 40 लाख का क्या होगा? चंदानी साहब, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांक कर सख्त स्वर में कहा, आप और हम बराबर का रिस्क उठाएंगे। अगर हम अपने काम में सफल ना हुए तो हमारी जानें जाएंगी और आपकी सिर्फ दौलत जाएगी। हम तो अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। मेवाराम चंदानी ने फ़ौरन सहमति से सिर हिला दिया। ठीक है, कल 12 बजे तक 40 लाख रुपया तुम तक पहुंच जाएगा। अच्छी बात है। अब एक बात और सुन लीजिए। किसी ने लोटिया को खबर कर रखी है कि मैं उसका अपहरण करने की कोशिश में हूँ। इस वक्त लोटिया के आदमी मेरी तलाश में है। वो लोग मेरे काम में अड़चनें डाल सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि वो लोग मेरी तलाश छोड़ दें। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। अलबत्ता 20 के करीब तुम्हें ऐसे आदमी दे सकता हूँ जो तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे। तुम उनसे जैसा चाहो काम करवा सकते हो। सिर्फ 20 आदमी? जगमोहन ने मुंह बिगाड़ा। हाँ, वो 20 आदमी वो हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो मेरे लिए काम करते हैं। यानी कि कुछ भी होने पर मेरा नाम सामने नहीं आएगा। मैं लोटिया से सीधे टकराव की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए पीछे ही रहना चाहता हूँ। चंदानी गंभीर स्वर में बोला। लेकिन 20 आदमियों से हमारा क्या होगा? वो तो जगमोहन ने कहा तो देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। काम चल जाएगा, मैं 20 से ही बहुत काम ले लूँगा। सिर्फ 20 को लोटिया के खिलाफ? जगमोहन ने अचकचाकर उसे देखा। हाँ, कुछ न कुछ प्रबंध तो करना ही होगा, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। फिर चंदानी को देखा। मेरे लिए ऐसी जगह का प्रबंध कर दीजिए जो सुरक्षित हो और वहाँ मैं आराम से अपना काम कर सकूँ। कल 12 बजे तक तुम्हारे पास 40 लाख और जगह का पता पहुँच जाएगा, मेवाराम चंदानी ने गंभीर स्वर में कहा। और कुछ भी सोच लेना, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो। सोच कर बता दूंगा। अब ज़रा एक बात बता दो। क्या? जयकिशन लोटिया के चक्कर में तुम 80 लाख रुपया उड़ा रहे हो? तो चक्कर क्या है? लोटिया का अपहरण करके तुम क्या करना चाहते हो? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक? कोई नहीं। तो फिर अपने काम से मतलब रखो। इस बारे में सोचना छोड़ दो कि अपहरण के पश्चात मैं जयकिशन लोटिया की बलि कौन से देवता के सामने चढ़ाऊंगा, या फिर किस मंदिर में बिठाकर उसकी बना के साथ धूप बनी के साथ पूजा करूंगा। मेवाराम चंदानी ने शांत लहजे में कहा। ठीक है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। उसके बाद मेवाराम चंदानी विदा लेकर चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। जगमोहन, मेवाराम चंदानी जैसा काइया इंसान महज जयकिशन लोटिया के अपहरण की खातिर ही 80 लाख जैसी मोटी रकम नहीं दे सकता। बीच में कोई तगड़ा कांटा होना चाहिए। वो तो जाहिर ही है। जगमोहन ने सहमति से गर्दन लाई। वो कांटा क्या हो सकता है? क्या मालूम? मालूम करना पड़ेगा जगमोहन। क्यों? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें इस बात से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो सब उत्सुकतावश ही कह रहा हूँ कि असल बात के बारे में मालूम करो। मान लो कि वह तगड़ा काटा दौलत का हुआ। चंदानी हमें 80 लाख देकर कई करोड़ कमा रहा हो तो कोई बात नहीं। देवराज चौहान ने लापरवाही से मुस्कुरा कर कहा। मैं धंधे में बेईमानी नहीं करता। हमें 80 लाख पूरे मिलने चाहिए। बदले में वह जयकिशन लोटिया का शीशी में अचार डालकर उसे हिलाए, इससे हमें क्या? मैं सिर्फ उसी से धोखेबाजी करता हूँ जो मुझसे धोखाधड़ी करे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि असल बात जान सकूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम ये सोचना शुरू कर दो कि अब क्या करना है। जयकिशन लोटिया जैसे सांप को पिटारे में कैसे बंद करना है। साथ ही ये भी बता देना कि तुम्हारे अंतिम संस्कार का प्रबंध कैसे किया जाए। ये तो बात की बात है। पहले तुम उन 40 लाख को ठिकाने लगाने का प्रबंध करो जो कल वो देने आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो 40 इसी फ्लैट पर पड़े रहें और कोई चोर उन्हें उठाकर चलता बने। देवराज चांद के अधरों के बीच मुस्कान फंसी पड़ी थी। उसकी तुम फिक्र ना करो। एकाएक जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहराने लगी। 40 लाख तो क्या, मैं 40 करोड़ भी ठिकाने लगाने की हिम्मत रखता हूँ। अगला दृश्य। जगमोहन की आंखें फटी हुई थी। उसे बार बार इस बात का शक हो रहा था कि कहीं उसकी सांस ना रुक जाए। इसी कारण वह ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसकी उबली पड़ी आंखें
सामने नजर आ रहे दोनों खुले सूटकेसों पर टिकी थी, जो मुंह तक 100-100 के नोटों की गड्डियों से भरे पड़े थे। पूरा 40 लाख रुपया था। कुछ देर पहले ही मेवाराम चंदानी का आदमी नोटों से भरे दोनों सूटकेस और एक पते की चिट दे गया था, और उन सूटकेसों को खोलने के पश्चात जगमोहन की हालत पतली हुई पड़ी थी। उत्तेजना के मारे उसका शरीर हौले हौले कांपे जा रहा था। मज़े की बात तो ये थी कि उत्तेजना का दौर इस कदर जोर मार रहा था कि अभी तक नोटों को छुआ तक नहीं था, देखे जा रहा था। जबकि देवराज चौहान के हाथ में पते की चिट थी, जिसे चंदानी ने भिजवाया था। चिट से निगाहें हटाकर उसने जगमोहन को देखा। उसे बुत की तरह खड़ा पाकर वह मुस्कुराया। 40 लाख देखकर ही गश खाए जा रहे हो? अभी तो 40 लाख रुपया और भी आना है। तब तुम्हारी क्या हालत होगी जब एक साथ 80 लाख रुपया तुम्हारे सामने पड़ा होगा? देवराज चौहान की आवाज़ सुनकर जगमोहन होश में आया। 40 लाख और? कब? कब आएगा? जय किशन लोटिया के अपहरण होने के बाद आएगा। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। लोटिया का अपहरण? जगमोहन बुदबुदाया। मुझे तो ये संभव नहीं लगता। संभव नहीं लगता तो 40 लाख और नहीं मिलेगा। इस पर सब्र करना पड़ेगा। इसके साथ ही शायद हमें अपनी जानें भी गंवानी पड़े। जगमोहन के माथे पर बल उभर आए। उसने टेढ़ी निगाहों से देवराज चांद को देखा। देवराज चांद बाखूबी उसकी मनोदशा समझ रहा था। इतना पैसा सामने होने पर कौन अपनी जान गंवाना पसंद करेगा? जगमोहन के सर में उखड़ापन था। उस साले लोटिया की लुटिया डुबानी होगी। तुम नोटों को ही देखते रहोगे तो बात कैसे बनेगी? इनका तो मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। कहते हुए जगमोहन ने दोनों सूटकेसों को बंद किया, फिर उन्हें लॉक करके चाबियां जेब में डाल ली। चेहरे पर जोश उमड़ा पड़ा था। देवराज चौहान उठा और पति की चिट उसे थमाकर बोला, इस पर लिखा पता याद करके चिट को नष्ट कर देना। मैं इस पते पर जा रहा हूँ। नोटों को ठिकाने लगा कर आ जाना। जल्दी आना, लोटिया के संबंध में तुमसे बात करनी है। चिट पर लिखे पते को पढ़कर जगमोहन ने सिर हिलाया। कुछ देर मेरे साथ ही रहो, कम से कम देख तो लो इस मोटी दौलत को कहाँ ठिकाने लगा रहा हूँ। ठिकाने लगाने के बाद बता देना। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं चलता हूँ, संभल कर जाना, बाहर खतरा है तुम्हारे लिए। जगमोहन ने उसे सतर्क किया। तुम जल्दी पहुँचना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देवराज चौहान बाहर निकल गया। अगला दृश्य। मेवाराम चंदानी शहर के एकांत हिस्से में एक छोटे से बंगले में उसके रहने का प्रबंध किया था। 6 आदमी बंगले पर पहरा दे रहे थे। जब वह बंगले पर पहुंचा तो चंदानी खुद वहाँ मौजूद था। वह प्रसन्नता से उससे मिला। तुम्हारा साथी नहीं आया जगमोहन? चंदानी से बात करने वाले लहजे में पूछा। कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। देवराज चौहान आसपास निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। चंदानी के साथ वह बंगले के ड्राइंग रूम में पहुंचा। वो 20 आदमी कहाँ हैं जो तुम मुझे देने वाले थे? वो तैयार है, जब कहो उन्हें बुलवा लेता हूँ। यहाँ मत बुलाना, और उनमें से किसी को ये भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई लोटिया के हत्थे चढ़े और उसे बता दे कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। चलो, जगमोहन आने वाला होगा, अपने आदमियों से उसके बारे में कह दो। मेवाराम चंदानी ने सहमति से सिर हिला दिया। 500 छोटे छोटे कागज़ छपवा दो, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा हो। क्या मतलब? मतलब भी समझ में आ जाएगा। इस काम को फ़ौरन करवा दो, घंटे भर में आसानी से काम हो जाएगा। देवराज चांद ने विचारपूर्ण स्वर में कहा। अगला दृश्य। मेवाराम चंदानी देवराज चौहान के साथ शहर के घटिया से इलाके में पहुंचा। दोनों ने 200 गज के घेरे में बने मकान में प्रवेश किया। भीतर एक हॉल कमरा था, जहां खतरनाक से नजर आने वाले 20 चेहरे नजर आए। चंदानी को देखते ही सब खड़े हो गए। ये हैं वो 20 आदमी जिनका जिक्र मैं तुमसे कर रहा था, मेवाराम चंदानी बोला। ये क्या कर सकते हैं? सब कुछ। जान पर भी खेल सकते हैं। मेरी तरफ से न बहुत मोटा पैसा मिलता है। मेवाराम चंदानी उन पर निगाह मारता हुआ बोला। मेरी छोटी सी फौज के ये बेहतरीन कारिंदे हैं। देवराज चौहान तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाकर उन सबसे बोला। तुम लोगों ने जय किशन लोटिया और महन लोटिया का तो नाम सुना होगा। अब इन लोगों के खिलाफ तुम लोगों को लड़ना है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करनी है। अगर इनका कोई आदमी नज़र आए तो उसे फ़ौरन उड़ा देना है। किसी की भी परवाह नहीं करनी है, लेकिन लोटिया बाप बेटे में से किसी को नहीं मारना है। सब खामोशी से देवराज चौहान को देख रहे थे। जिसको लोटिया के खिलाफ काम करने में हिचक हो वो खुशी के साथ इनकार कर सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। देवराज चौहान ने पुनः कहा। कोई कुछ न बोला। देवराज चौहान ने जेब से लिफाफा निकाला और आगे बढ़कर एक के हाथ पर रख दिया। हर किसी की निगाह उस पर थी। इस लिफाफे में मौजूद कागज़ों पर मेरा नाम लिखा है। लोटिया के खिलाफ तुम लोग जहाँ भी काम करोगे वहाँ मेरे नाम के 2-4 कागज़ फेंक देने हैं। लिफाफा थामने वाले ने लिफाफा खोलकर उसमें से कागज़ निकाल कर देखा, जहाँ मोटे मोटे अक्षरों में देवराज चौहान छपा हुआ था। तुम देवराज चौहान हो? हाँ। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया, फिर बोला। लोटिया को नुकसान पहुंचाने का काम तूफानी गति के साथ करना है।
मैं चाहता हूँ कल सुबह तक लोटिया बाप बेटे को इस बात का एहसास हो जाए कि देवराज चौहान हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुका है। यह काफ़ी गंभीर मामला है। ऐसा ही होगा, लिफाफा थामने वाले ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया। अगला दृश्य। तुम लोटिया के पीछे 20 आदमी डालकर क्या करना चाहते हो? मेवाराम चंदानी और देवराज चौहान वापस बंगले पर पहुंचे। खास नहीं, मैं लोटिया बाप बेटों का ध्यान बटाना चाहता हूँ। मेरी तलाश को छोड़कर वह उन 20 आदमियों में उलझ जाएंगे जो अपना काम करके फ़ौरन गायब हो जाया करेंगे। अगर हमारे आदमी ठीक तरह काम करें तो लोटिया को काफ़ी देर तक उलझा कर रखा जा सकता है। तब तक मैं आराम से लोटिया के अपहरण की योजना बना सकता हूँ। मेवाराम चंदानी सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। बंगले के ड्राइंग रूम में जगमोहन पहले से ही मौजूद था। देवराज चौहान ने उसकी निगाहें देवराज चौहान से उसकी निगाहें मिली तो उसने आंखों ही आंखों में बताया कि 40 लाख को ठिकाने लगाया है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और बोला, जगमोहन, तुम जयकिशन लोटिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करो कि वह कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यानी कि उसके बारे में हर बात। 1 मिनट, मेवाराम चंदानी ने शांत स्वर में टोका। मैं सब कुछ मालूम कर चुका हूँ। यूँ समझो कि काफ़ी समय से मालूम करता आ रहा हूँ। जयकिशन लोटिया अपनी दिनचर्या भूल सकता है, मैं नहीं भूल सकता। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। तुम जयकिशन लोटिया के बारे में जानते हो? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, सब कुछ, सब कुछ। ठीक है, बताओ। अगला दृश्य। जय किशन लोटिया अपने बेटे महन लोटिया के साथ नॉर्थ हॉल के 24 नंबर बंगले में रहता है। लोटिया की बीवी कई साल पहले ही मर चुकी है। बंगले पर ही लोटिया का दायां हाथ पाल खन्ना रहता है। पाल खन्ना कितना खतरनाक है, तुम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बार की जय किशन लोटिया से रहम की आशा की जा सकती है, परंतु पाल खन्ना से नहीं। बंगले पर 40 आदमी हर समय हथियारों से लैस पहरा देते रहते हैं, जबकि मेरे ख्याल से वहाँ पहरे के लिए 20 आदमी ही बहुत हैं। 40-40 आदमियों का पहरा 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों में दिया जाता है। सबके सब खतरनाक लोग हैं। इन्हें चीफ सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल करता है। सामान्य तौर पर इन पर पाल खन्ना का ही हुक्म चलता है। जयकिशन लोटिया दखल अंदाजी नहीं करता। कोई ज़बरदस्ती बंगले में घुसा अथवा घुसने की चेष्टा करे तो सिक्योरिटी गार्डों को इस बात का पूरा अधिकार है कि उसे गोली से उड़ा दें। इस प्रकार कईयों को उड़ाया जा चुका है। बंगले के फाटक के पास सिक्योरिटी केबिन है और बंगले के बाहरी गेट पर इंटरकॉम लगा है, जो सिक्योरिटी केबिन से कनेक्टेड है। आने वाला बाहरी इंटरकॉम से सिक्योरिटी बिन से बात करता है, और अगर सिक्योरिटी चीफ ज़रूरी समझे तो आने वाले को की इतला केबिन में मौजूद फ़ोन पर से ही बंगले के भीतर दी जाती है। इतना कहकर मेवाराम चंदानी ठिठका। देवराज चौहान और जगमोहन ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। मेवाराम चंदानी ने सिगरेट सुलगाकर पुनः कहना प्रारंभ किया। 10 बजे जयकिशन लोटिया बीच पर स्थित अपने 6 मंजिला फिश होटल से निकलता है। 5 स्टार फिश होटल लोटिया की अपनी मिल्कियत है। कार में ड्राइवर और उसकी बगल में 2 गनमैन मौजूद होते हैं। पिछली सीट पर लोटिया पाल खन्ना के साथ बैठा होता है। कार के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। लोटिया खुद भी बुलेट प्रूफ में होता है। पिछले 10 सालों से बंगले से निकलने का यही इंतज़ाम रहा है। ज़रा भी फेरबदल नहीं हुई। जबकि कई बार उसके दुश्मनों ने उसका अपहरण या उसकी हत्या करने की चेष्टा की, परंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। अलबत्ता उन्हें गनमैन की गोलियों का शिकार होना पड़ा। सफलता मिल भी नहीं सकती, क्योंकि कार के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। लोटिया खुद बुलेट प्रूफ पहने होता है। फिर जो 2 गनमैन हथियारों सहित ड्राइवर के बगल में मौजूद होते हैं वो दिलेर और अचूक निशानेबाज हैं। इसके साथ ही लोटिया की कार जिन रास्तों से गुजरती है वो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। ऐसी जगहों पर ऐसे कामों में सफल हो पाना भी बेहद कठिन होता है। कहते कहते चंदानी ने सिगरेट का कश लिया। देवराज चौहान ने भी सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन उत्सुकता भरी निगाहों से मेवाराम चंदानी को देखे जा रहा था। फिश होटल में ग्राउंड फ्लोर पर ही दाईं तरफ का सारा हिस्सा जयकिशन लोटिया के अधिकार में है। वहाँ जन सामान्य का जाना सख्ती से मना है। वहीं पर से वह अपनी सरकार चलाता है। उसके बेटे महन लोटिया ने भी वहीं अपना ऑफिस बना रखा है। जब तक कोई खास बात ना हो बाप बेटे एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देते। वहाँ भी सुरक्षा का ऐसा इंतज़ाम है कि लोटिया को छुआ भी नहीं जा सकता। ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ के बीच के इंतज़ाम भी बता दूंगा। मोटे तौर पर वहाँ पर अलार्म की व्यवस्था है। जब भी कोई व्यक्ति छिपकर लोटिया के उस हिस्से में प्रवेश करेगा तो उसके ऑफिस में, महंत लोटिया के ऑफिस में अलार्म बजने लगेगा। इसके साथ ही हाथों में खतरनाक हथियार पकड़े गार्ड जर्रे जर्रे पर बिछे रहते हैं। कई बार वहाँ भी लोटिया के दुश्मनों ने लोटिया पर आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हो सके और मारे गए। एक तरह से वह लोटिया का अवैध किला है, जहाँ वह खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझता है। रात को ठीक 10 बजे वह बंगले की तरफ रवाना होता है, उन्हीं सुरक्षा प्रबंधों के साथ जैसे वह सुबह बंगले से निकलता है। अगर कोई काम हो तो वह रुक भी जाता है। वापसी का समय निश्चित नहीं है। अमूमन 10 बजे ही उसकी वापसी होती है। सबसे खास बात तो यह है कि वह कभी भी किसी से मिलने नहीं जाता, चाहे उसे काम हो या दूसरे को।
पार्टी उसके पास होटल में ही पहुंचती है। मेवाराम चंदानी ने पुनः सिगरेट का कश लिया। और देवराज चौहान बोला, मोटे तौर पर तो यही है। इसका मतलब सुबह होटल में प्रवेश करने के बाद वह रात को ही बाहर निकलता है। हाँ, किसी भी सूरत में होटल से बाहर नहीं निकलता, किसी से मिलने नहीं जाता। मेरी जानकारी में तो ऐसे ही है। इसका मतलब तुम्हारी जानकारी थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है। नहीं, मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती, मेवाराम चंदानी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। अलबत्ता ये अवश्य हो सकता है कि लोटिया किन्हीं खास हालातों में बाहर निकलता हो या फिर 6 महीने साल भर में किसी से मिलने गया हो। इस बात की मैं गारंटी नहीं देता। देवराज चौहान सोच भरे अंदाज से सिर हिलाकर रह गया। शहर से बाहर भी नहीं जाता? जाता है। लोटिया ने अपने बिजनेस देश के कई बड़े शहरों में फैला रखे हैं। सप्ताह 10 दिन में 1-2 दिन के लिए अवश्य बाहर जाता है, परंतु उसका हर सफ़र प्लेन द्वारा ही होता है। सुरक्षा के तौर पर पाल खन्ना साथ में चिपका रहता है। जहाँ जाना होता है खबर कर दी जाती है। प्लेन से उतरते ही जयकिशन लोटिया अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच होता है। देवराज चौहान गहरी सोच में डूब गया। तुमने उस साले महन लोटिया के बारे में कुछ नहीं बताया? उसका हिसाब भी अपने बाप जैसा ही है, परंतु वह अपनी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित नजर आता दिखाई नहीं देता, क्योंकि कई बार सुरक्षा छोड़कर अकेले ही निकल जाता है। उसे हौसलामंद कह लो या बेवकूफ़, सुरक्षा में विश्वास नहीं रखता। बाप से 4 कदम आगे। मेवाराम चंदानी ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ पर लोटिया काबू में आ सकता है? ऐसी बातों के फैसले में कई दिन लग जाते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा। उस रास्ते को खुद देखना पड़ेगा जहाँ से गुजरकर लोटिया बंगले से होटल और होटल से बंगले में जाता है। तुम कल सुबह आना और साथ ही सादे कागज़ पर उस सड़क का नक्शा बनाते लाना जो लोटिया का रूट है। ठीक है। होटल में उस जगह की भीतरी हालत जानते हो जहाँ लोटिया का कब्ज़ा रहता है? हाँ। उस जगह का नक्शा भी कागज़ पर उतार कर मुझे दे देना। कल सुबह ये काम पूरा करके ले आऊँगा। और आते समय उन 20 आदमियों की खबर भी ले लेना कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। हमें एक कार और 2 रिवॉल्वर भी चाहिए। कार का नंबर गलत ही हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चंदानी ने सिरे लाया, विदा होकर चला गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। चंदानी के मुताबिक लोटिया ने अपनी सुरक्षा के जो प्रबंध कर रखे हैं, उन्हें पार करके लोटिया तक जा पहुंचना कठिन है। इसके सिवाय और भी 2-4 प्रबंध होंगे जो चंदानी को भी नहीं मालूम होंगे। साला यूं ही मैं 80 लाख नहीं दे रहा। वह जानता है लोटिया पर हाथ डालना मौत को दावत देना है। मुझे सोचने दो जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। चंदानी से पैसा लिया है, उससे वादा किया है। किसी तरह लोटिया के अपहरण जैसे असंभव काम को संभव करना ही होगा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। मन ही मन वह लोटिया के अपहरण जैसे काम को करने को राजी नहीं था, परंतु 1 करोड़ को टच कर रही 80 लाख की रकम का लालच उससे छोड़े न छूट रहा था। जब भी उसका मन इस काम से पीछे हटता, 80 लाख रुपया उसकी आंखों के सामने नाचने लगता था और वह पल भर में ही भूल जाता था कि इस काम में उसकी जान भी जा सकती है।